नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर्स इन सीरीज पढ़े थे, बराबर है। रजिस्टर्स इन सीरीज के हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ओके, प्लीज ध्यान से देखिएगा रजिस्टर ऑफ पैरेलल कनेक्शन क्या है। सीरीज में हमने देखा था कि मान लो ये हमारा एक रजिस्टर है, जहाँ पे एक रजिस्टर खत्म होता है वहाँ पे दूसरा स्टार्ट होता है, जहाँ पे दूसरा खत्म होता है वहाँ पे तीसरा स्टार्ट होता है। इसको बोलेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज। तो सर रजिस्टर इन पैरेलल क्या है? रजिस्टर इन पैरेलल बिल्कुल उल्टा है। तीनों का देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम और तीनों का एंडिंग पॉइंट भी सेम। मतलब मान लो ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर। ये इसको हम क्या बोलते हैं? देखो तीनों का स्टार्टिंग सेम, ये फर्स्ट रजिस्टर, ये सेकंड और ये थर्ड, इसका भी एंडिंग पॉइंट सेम। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तीनों का सेम होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। क्लियर हुआ? So when two or more resistors are connected simultaneously between two points of each other, दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी कनेक्शंस हो, then they are said to be connected in parallel combination. The following figure shows the parallel combination. है ये parallel combination। क्लियर हुआ? पक्का? तब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रजिस्टर्स इन सीरीज में करंट सेम होता है, वेरएज पोटेंशियल अलग होता है। वेरएज याद रखना, इन पैरेलल कनेक्शन, ध्यान से सुनना, पैरेलल कनेक्शन I is same, sorry, sorry, I is different but V is। मान लो कि आपको आपके घर से आपके स्कूल पे जाना है, होम टू स्कूल। क्या उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है? तीन रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। आपको आपके घर से स्कूल जाना है, सो उस पे आप कितना वर्क डन करोगे? तो वर्क डन तो सेम ही होगा। वर्क डन आप फर्स्ट में जाओ, सेकंड में जाओ, थर्ड में जाओ, वर्क डन तीनों के तीन में सेम होगा। इसलिए V का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तो शॉर्टेस्ट पाथ ही हुआ ना। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो आप 11th में पढ़ोगे। बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, उसके बीच में ही आपको जाना है। चाहे आप फर्स्ट रास्ते से जाओ, सेकंड से जाओ या थर्ड से जाओ, आपको अब तो वर्क सब में V क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट मान लो कि आप इधर से 10 लोग निकले, 10 लोग इधर से जा रहे हैं, थोड़े इधर से गए, थोड़े इधर से गए, थोड़े इधर से गए, बट वापिस मिलके तो यहाँ पे 10 के 10 ही आएंगे। मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, टोटल मिला के 10 ही हुए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है 5 2 3 हो, मैं तो ये जस्ट एक नॉर्मल इक्वेशन बता रहा हूँ कि वैसे उसी का मतलब क्या होता है कि भैया चार्ज के फॉर्मेट की बात करें हम, चार्ज तो यहाँ से जितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से जितना जितने चार्ज जाएंगे वो यहाँ पे, थोड़े चार्ज इधर चले जाएंगे, थोड़े चार्ज इधर चलेंगे, थोड़े चार्ज इधर चले जाएंगे। अब बोलोगे सर सारे के सारे इधर क्यों नहीं चले गए, सारे के सारे इधर क्यों नहीं गए? उनके पास तीन रास्ते हैं, तीनों के तीन रास्ते हैं, तो सब क्या करेंगे? एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट। और आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। मतलब Q चेंज हो गया तो आई चेंज हो जाएगा। देखो इसलिए इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है। क्लियर हुआ? इसलिए आपको एक चीज ये याद रखनी है कि इन पैरेलल कनेक्शन, in parallel connection I is different but V is same। समझ में आया? चलो लिख लिया, डायग्राम बना लिया सबने? ओके, लेट I1 I2 I3 flows from
R1 R2 R3 respectively. Okay, so also in parallel connection V is same, therefore हम क्या बोल सकते हैं I is equal to I1 plus I2 plus I3, तो नंबर 1 कर देते। और आप सब लोगों को पता है, क्या पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, therefore I को क्या बोल सकते हैं V by R, ऑल्सो I1 को क्या बोल सकते हैं V by R1, I2 को क्या बोल सकते हैं V by R2 और I3 को क्या बोल सकते हैं V by R3, V by R1 V by R2 V by R3, पुटिंग इन वन, सारी वैल्यूज वन में पुट कर देते हैं। देखो बेटा मैंने वापस बताया कि तीनों के तीन रजिस्टर्स हैं उनमें V सेम रहेगा, मैंने उसका प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो R1 चेंज है इसलिए I1 भी चेंज होगा, तो वन में पुट करेंगे तो I की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ V by R, I1 की जगह पे V by R1, I2 की जगह पे V by R2 और I3 की जगह पे V by R3। अब यहाँ पे V by R एज इट इज रखते हैं, V कॉमन निकाल लेते हैं, क्या होगा 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब ये V और V कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। So this is what in parallel। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर रहे हैं पता है 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 उसको R मानते हैं ना, R वो नहीं है, वो 1 by R है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। समझ में आया पक्का। R की जगह पे आप R पे भी लिख सकते हो रजिस्टर इन पैरेलल। So this is what the final answer is। डन, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, तो इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स। पहला पॉइंट, the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। reciprocal मतलब 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, मान लेते सिर्फ दो ही है। the equivalent resistance is less than the resistance of either resistor। मान लो एक रजिस्टर यहाँ पे 5 ओम का कनेक्ट किया और एक रजिस्टर 10 ओम का कनेक्ट किया, दोनों सीरीज में है पैरेलल में बेटा, पैरेलल में देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का एंडिंग पॉइंट है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा चेक कर लेते हैं। चलो 1 by R इज इक्वल टू 1 by 5 प्लस 1 by 10, 1 by R इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 10 आएगा, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 और यहाँ पे प्लस 1, तो 1 by R इज इक्वल टू 3 by 10, तो 3 by 10 इज नॉट योर आंसर। आपको फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो R की वैल्यू क्या आ गई 10 by 3, 10 by 3 कितना होता है 3.33 ओम। तो देखो सीरीज में क्या था जो बड़ा होता है उससे भी बड़ा आंसर आता है, पैरेलल में क्या था जो छोटा क्या है 5 है उससे भी आंसर उसका क्या आएगा छोटा आएगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन the equivalent resistance is less than the resistance of either resistor। This is also known as minimum effective resistance। तीसरी बात, the current from the source is greater than the current through either resistor। करंट थ्रू द सोर्स मतलब I वो हमेशा I1 I2 और I3 से बड़ा ही रहेगा, इसलिए तो तीनों को मिला के I बन रहा है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ओके, इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं जो मुझे बतानी है आपको कि भैया आपको पता है हमारे घर के सारे कनेक्शंस किस में होते हैं पैरेलल में होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही एग्जांपल दैट इज लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि सीरीज में सबको सेम करंट मिलता है, मतलब आप उसमें आप एक बल्ब एक फैन एक एसी एक हीटर कनेक्ट नहीं कर सकते। वेयरएज पैरेलल में क्या होता है सबको करंट अलग अलग जाएगा, सबको करंट अलग अलग, मतलब जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करंट जाएगा। और दूसरी बात ये देखो
ये 3 रजिस्टर है, R1, R2 और R3, और उसकी जगह पे मान लो तीन बल्ब ये पैरेलल में, ये बल्ब B1, ये बल्ब B2 और ये बल्ब B3। अब मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस किसी कारण सर टूट गया, ओपन हो गया, तो यहां से अब जो करंट जा रहा है, तो पहले उसके पास कितने रास्ते थे, I1, I2 और I3। अब ये रास्ता तो नहीं है, उसके पास दो रास्ते हैं। जैसे आपके घर से आपकी स्कूल तक के 3 रास्ते हैं, बट एक रास्ते में वो अभी गटर की लाइन लगा रहे हैं, तो दूसरे 2 रास्ते तो अवेलेबल है, मतलब आप जा तो सकोगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक रास्ता बंद हो गया ना सर, वो टीचर आपको, भले अभी तो कोरोना है इसलिए आपको नहीं जाना है, मतलब कोरोना नहीं होता, आपका जाना होता तो टीचर जूते मारता। तो दूसरे 2 रास्ते क्या थे, सर एक रास्ते बहुत सारी गाय भैंस और होती है, मुझे डर लगता है। और तीसरे रास्ते क्या था, सर मेरी गर्लफ्रेंड रहती है उस रास्ते से मैं नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड रहती है उस रास्ते से मैं नहीं आ सकता, जस्ट किडिंग। तो वो सारे बहाने होते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ मान लो यहाँ पे तीनों बल्ब जल रहे हैं, तीनों बल्ब जल रहे हैं। अब फर्स्ट बल्ब जलना बंद हो गया तो क्या दूसरा और तीसरे को फर्क पड़ेगा, नहीं। इसीलिए आपके घर में कभी भी लाइट उड़ जाती है तो सडनली लाइट उड़ गई, सडनली फैन बंद हो गया, तो बाकी सारे अप्लायंसेस काम करते ही है। क्यों, बिकॉज सबको करंट तो मिलेगा ही। तो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ एनी कनेक्शन इन पैरेलल। इसलिए घर के कनेक्शन सारे किस में होते हैं बेटा, पैरेलल में होते हैं। क्लियर हो गया। और जो मैं चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि मान लो जब 2 रजिस्टर होते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है 1/R, देखो एलसीएम लेना आता है, एलसीएम इसका ऐसे ले लोगे ना, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और देयरफॉर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आप लगा सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ n resistors of equal resistance। अब बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट होगा कि सर रजिस्टर और रेजिस्टेंस में फर्क क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ। रजिस्टर एक डिवाइस है, रजिस्टर एक डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस, मान लो ये रजिस्टर है। ये क्या करेगा, ये रोकेगा, ये मान लो कि करंट को या चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। उस फ्लो को रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल एक डिवाइस है, बट उसमें मोबाइल का काम क्या है, बस काम, वो उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या, फोन पे बात करना, मैसेज करना, इंटरनेट यूज करना, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो वैसे रजिस्टर या डिवाइस है, और उस ये रजिस्टर डिवाइस जो रोकेगा उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो सर रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है कि भाई अब देखो, दो फोन ले लो आप, दो फोन, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक फोन ले लो आप एप्पल का, और दूसरा फोन ले लो आप रियलमी का। ठीक है, दोनों में से कौन सा फोन अच्छा है, दोनों फोन है, दोनों में बात हो सकती है, बट एप्पल में स्पीड ज्यादा आती है, उसका काम करने का तरीका इजी होता है। सेम टू सेम यहीं पे होता है, ये रजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि दोनों की रजिस्टिविटी चेंज होगी। ये रजिस्टिविटी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी मतलब वो कितना रजिस्ट करेगा, किस हिसाब से रजिस्ट करेगा, उसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। समझ रहे हो, रजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसको रोकने की प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। बराबर है, रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल, जो मटेरियल है वो रेजिस्टिविटी के हिसाब से होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी मटेरियल के हिसाब से होता है। समझ में आया बेटा, पक्का। तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस का डिफरेंस पता चला। मान लेते हैं एन रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मान लो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R मतलब कितने रेजिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट, कितने बेटा, Rn रजिस्टर्स कनेक्टेड है। कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड है, Rn। Rn रजिस्टर मतलब n रजिस्टेंस है, फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। n रजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, कैपिटल R मान लेता हूँ, इसको Rp मानता हूँ, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा
हमारे पास n रेजिस्टेंस है, हमारे पास n रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू r है, उसको कनेक्ट किया। तो सर आप बोले R1 R2 R3 क्यों लिखा है? मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। बट हमने अभी देखा कि सबकी रजिस्टर की वैल्यू सेम है, मतलब 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू कितने r 1/r n टाइम्स n रजिस्टर्स है ना। तो इसको 1/r सब में देखो r सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा n/r, n टाइम्स है, n नहीं है, n टाइम्स मतलब 1 प्लस 1। 5 बार 1 हो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 लिखोगे, 10 हो तो 10 लिखोगे, n हो तो n लिखोगे। तो इसको आपको रेसिप्रोकल कर दो तो rp की वैल्यू क्या आएगी r/n। एग्जाम्पल मानते हैं 3 resistance of value 6 ohm are connected in parallel, बराबर है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप सीधा बोल सकते हो Rp इज इक्वल टू R। R मतलब ये कितना रेजिस्टेंस है 6 अपॉन कितने 3, तो इसका आंसर आएगा 2। आप लंबा चौड़ा मेथड कर सकते हो, वेरे शॉर्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। कंडीशन अप्लाई, ये तीनों सेम होने चाहिए। 665 भी नहीं चलेगा, 664 भी नहीं चलेगा, तीनों के तीन सेम। ऐसा नहीं दो सेम तो एक अलग ना, दो सेम है तो उसको सॉल्व करो और उसको तीसरे के साथ सॉल्व करो, बट तीनों के तीन सेम होना चाहिए तभी ये लगेगा। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे काम आएगी। अगर आपको समझना है तो अभी समझ लो, वरना इट्स ओके। आगे बढ़े, पक्का श्योर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलो। क्या दिया हुआ है? एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है और वो है एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, पैरेलल combination of resistance is highly useful in circuits used in daily life, as the circuit used have components of different resistance requiring different amount of current। देखो हमारे जो तीनों के तीन कंपोनेंट होते हैं, 4 5 7 जितने भी, वो सब पैरेलल में क्यों होते हैं? बिकॉज सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, और अलग अमाउंट ऑफ करंट सीरीज में मिलता है या पैरेलल में? पैरेलल में। This type of combination in a circuit divides the current among the components, that is electrical gadgets। Electrical gadgets मतलब fan, bulb, heater, so that they can have necessary amount of current to operate properly। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। वहाँ पे क्या था, सब सेम थे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। And this is the reason of connecting electrical appliances in parallel combination in household circuit। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई why household circuit are connected in parallel, because they require different amount of current and it is only possible in the parallel connection। ओके, डन बेटा, आगे बढ़े। ओके, न्यूमेरिकल है। ओके, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे 4 न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो 240 ओम रजिस्टर एंड अ 20, मतलब 3 रजिस्टर हो गए, 2 40 ओम का रजिस्टर है और एक 20 ओम का रजिस्टर। ये रजिस्टर डिवाइस है, ये उसका रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है, रजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है। देखो 40 ओम 40 ओम और 20 ओम क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, बट पहले से मैंने बना के रखा है, और उसको भी किस में कनेक्ट किया? 12 वोल्ट में। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। देखो लास्ट जो लेक्चर था उसमें सबके थ्रू अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। यहाँ पे सबके थ्रू आई फाइंड करना है, क्योंकि सबका आई अलग अलग होगा। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई? तो तीनों का ऐड करोगे तो आई मिल जाएगा ना। देखो i1 प्लस i2 प्लस i3 आई मिल जाएगा, वो दूर की बात है। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं, R1 को मैं नाम देता हूँ 40 ओम, R2 को मैं नाम देता हूँ 40 ओम, R3 को मैं नाम देता हूँ 20 ओम। therefore 1 by r is equal to क्या हो जाएगा बेटा, 1 by r1 प्लस 1 by r2 प्लस 1 by r2। 1 by r 1 by 40 प्लस 1 by 40 प्लस 1 by 20। एलसीएम कितना है इन सब का? 40 आएगा। तो यहाँ पे तो 1, यहाँ पे भी 1, और इसको 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1 by r इज इक्वल टू 4 by 40। दैट इज 1 by r इज इक्वल टू क्या हो गया 1 by 10। रेसिप्रोकल ले लो, तो therefore r इज इक्वल टू 1 by 10 क्या हो जाएगा 10 ओम। बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10 ओम हो जाएगा। हमें मिल गया। कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर।
अब देखो ये तीनों रजिस्टर में V सेम रहेगा, हाँ सर, तो करंट थ्रू फर्स्ट रजिस्टर I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R1। V है 12, R1 है 40, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बाय 10, आंसर कितना आया 0.3 एम्पियर। चलो I2 क्या होगा, V बाय R2। V सबके लिए सेम रहेगा, R2 40 है, चेक कर लेना, 4 से कट करो 3 बाय 10, 0.3 एम्पियर। I3 V बाय R3 क्या हो जाएगा, वो है आपका 12 बाय 20। 12 बाय 20 मतलब आप दोनों को 4 से कट करो तो 3 बाय 5 आएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.6 एम्पियर आएगा। देयरफॉर टोटल करंट तो आपको सबको पता ही है, टोटल करंट आपका क्या हो जाएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.6, आंसर इज 1.2 एम्पियर। डन, पक्का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, आगे बढ़े। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों होंगे। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये दोनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल। मान लेते हैं इसका रजिस्टर, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर निकलेगा, उस आंसर को हम मान लेते हैं आर डैश, उसके साथ फिर एमीटर कनेक्टेड है, इसका कुछ आंसर निकलेगा। अब बोलो सर की क्यों नहीं लगाई, की मान लो है ही। इसका आंसर क्या आएगा, आर डबल डैश। इसको सॉल्व करोगे तो आर डैश आएगा, इसको सॉल्व कर आर डबल डैश। अब बताओ आर डैश और आर डबल डैश सीरीज में या पैरेलल में, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट पैरेलल बोलेंगे, क्यों कि सर ऊपर नीचे ना, ये सीरीज में, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये उसका एंडिंग पॉइंट। तब बोलोगे सर इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है और ये उसका एंडिंग पॉइंट ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये कब बोल सकते थे, जब ऐसा होता तब। ऐसा मतलब देखो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो यहाँ पे जहाँ पे खत्म होता है वहां से ये स्टार्ट हुआ, वापस खत्म हुआ वहां से ये स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ वहां से ये स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ वहां से ये स्टार्ट हुआ। तो बेटा ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों होंगे सीरीज में। किसमें होंगे, सीरीज, इसलिए ये कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल का। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट ट्राई करिएगा समझने में, बहुत ही सिंपल है। आपको पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही ये समझ में आएंगे, और ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो 12th का फिजिक्स बहुत क्लियर होगा, अगर जिनको साइंस लेना है वो। अब देखो क्या बोला है कि फर्स्टली R1 and R2 are connected in parallel. Let their equivalent resistance be R dash। उसका जो नेट आंसर है उसको R dash मानेंगे तो 1 by R dash इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2, 1 by R dash। 1 by R1 कितना है, R1 कितना है 5 और R2 कितना है 10, तो 1 by R dash एलसीएम ले लो 10, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 1, 1 by R dash इज इक्वल टू कितना होगा 3 by 10। तो देयरफॉर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखते जाइएगा। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो R डैश की वैल्यू कितनी होगी, 10/3 होगी। रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे हो, ये R डैश ऊपर गया तो ये 10 ऊपर तो 3 नीचे, तो 1 नीचे। आप बोलो 1 क्यों नहीं लिखा, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बराबर, आगे कैलकुलेट करें। अब सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, R3 R4 एंड R5 are connected in parallel and let their equivalent resistance be R double dash। उसको मैं R double dash नाम देता हूँ। So 1 by R double dash is equal to
क्या होगा? सो 1 बाय आर डबल डैश क्या होगा बेटा? 1 बाय आर थ्री प्लस 1 बाय आर फोर प्लस 1 बाय आर फाइव। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है आर थ्री कितना है? 15, 20 एंड 25। चलो लगाते हैं 1 बाय 15, 1 बाय 20 एंड 1 बाय 25। बताओ बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा? हाँ, बता सकते हो आप में से इसका एलसीएम क्या आएगा? चलो जल्दी बोलो। 25, 4 3 आर 12, 12 इंटू 25 300। तो ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई। ओके, 1 बाय आर डबल डैश कितना होगा? ऐड करो 300, 20 प्लस 15 प्लस 12, 2 3 4 47। ओके, तो हमें तो क्या फाइंड करना है? हमें देयरफॉर फाइंड करना है आर डबल डैश। आर डबल डैश मतलब इनका रेसिप्रोकल 300 बाय 47। कितना क्लियर हो गया? पक्का बेटा? श्योर? ओके, डन। बट आप चेक करोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन सीरीज। तो देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर आपका क्या होगा? 10/3। देखो आर डैश क्या निकला आपका? 10/3। आर डबल डैश 300/47। क्या लिख सकते हैं? प्लस 300/47। चलो 47 इंटू 10 473 इंटू 3 900। 47 3 जा 4 3 जा 12, 7 3 जा 141। तो आपका आर कितना होगा? 1370/141। और अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है? दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है करंट आई, दैट इज करंट थ्रू सर्किट। आई इज इक्वल टू क्या होगा? वी बाय आर। वी कितना है? 15 अपॉन 1370/141। आर क्या? ये नेट रेजिस्टेंस होगा वो वी 15। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। 141 ऊपर जाएगा 15 इंटू 141 अपॉन 1370। और इसको कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर आएगा एम्पियर। ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कर सकोगे उतना? पक्का? श्योर कर सकोगे? आगे बढ़े? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। फ्रॉम फिगर हमें क्या फाइंड करना है? कंसीडर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो एंड बोला है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन मिस टाइम मिस प्रिंट है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस, हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अब सुनिएगा, ये R2 और ये R3 आपको दिख रहे हैं दो, ये दो, क्या वो सीरीज में है या पैरेलल में? ये दोनों सीरीज में है क्योंकि पहला जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं? R2 एंड R3 आर इन सीरीज। बेटा सीरीज में वो, तो मैं उसको R डैश नाम देता हूँ। तो R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 मतलब हो गया 6 ओम। ओके, अब मतलब देखो, अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये दो 3 ओम की जगह पे अब मैं रफली बना रहा हूँ डायग्राम। ऐसा बना सकता हूँ क्योंकि इन दोनों की जगह, अब देखो ये इन दोनों को निकाल, अब देखो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और इन दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये जो हमारा बंदा था, ये हमारा कौन सा बंदा है? 3 ओम। और ये हमारा 6 ओम। तो ये 3 और 6, इसको हमने आर डैश नाम दिया था और ये R4 हुआ। ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। पैरेलल में हो जाएंगे ना? पक्का बेटा? इतना समझ में आया? ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? फ्रॉम फिगर हम बोल सकते हैं
कि भैया R4 एंड R डैश आर इन पैरेलल, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके इक्विवेलेंट को हमने लेट इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी R डबल डैश। तो 1 बाय R डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R डैश। 1 बाय R डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय R4, R4 कितना है 3 ओम, प्लस 1 बाय R डैश 6 ओम। 1 बाय R डबल डैश 6 आएगा, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय R डबल डैश इज इक्वल टू 3 बाय 6। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए बना रहा हूँ, आप डिटेल में करिए। तो फाइनली हमको R डबल डैश इसका रेसिप्रोकल, और इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 बाय R डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो देयरफॉर रेसिप्रोकल करेंगे हमें R डबल डैश क्या मिलेगा 2 ओम। वापिस आप फिगर चेक करो, यहाँ पे हमारे पास कुछ है, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे की है, यहाँ पे हमारे पास कुछ है, और यहाँ पे कुछ, दो थे ना, तो दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, इसको हमने क्या नाम दिया R डबल डैश। अब मुझे बताओ, और ये हमारा क्या था R5 और R1, ये R5 और R, अब बताओ ये की क्लोज्ड है, ये एमीटर है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, मैं रफली बना रहा हूँ। R5 R डबल डैश और R1 तीनों पैरेलल में है, सीरीज में। आप बोलो सर ये दोनों पैरेलल में। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ, पे ये स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ये खत्म हुआ पे दूसरा स्टार्ट हुआ, और जहाँ पे ये खत्म हुआ स्टार्ट हो गया। ये तीनों बेटा सीरीज में, पैरेलल के लिए यहाँ से एक वायर कॉमन पॉइंट होना चाहिए दोनों का। वैसे देखो इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो है नहीं ना, जंक्शन जिसको बोलते हैं, जंक्शन बनना चाहिए। जंक्शन मतलब समझ रहे हो कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट सेम और एंडिंग पॉइंट सेम है, नहीं ऐसा तो अब हम क्या बोल सकते हैं भैया R डैश R1 और R5। नाउ R डबल डैश R1 and R5 are in series, R is equal to R double dash plus R1 plus R5, R is equal to R double dash हमारा 2, R1 3 और R5 भी 3, 2 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। बस ये हमारा इक्विवेलेंट। आगे बढ़े, श्योर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equivalent resistance of the following circuit and also find the current and potential at each resistor। अब देखो वापिस ये देखो, ये R2, ये R3 और R4 तीनों तीनों पैरेलल में, क्योंकि तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और तीनों का एंडिंग पॉइंट सेम। पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल दूर की बात है, पहले हम फिर उसके साथ साथ क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हम इसका है ना सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, करंट और पोटेंशियल छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का है, आपके कॉन्सेप्ट के बाहर का है, इसको आप कट कर देना, बराबर है, ये हम नहीं करेंगे। रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया और किसी को याद आया तो मुझे बताना, मैं आपको करवाऊंगा, बट अभी क्या है कि मुझे एक्सप्लेन करना है, शायद आपको कुछ दिमाग में डाउट है और ना पता चले तो इसलिए बेटर है मुझे तब बताइए। ओके डन, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं, R2 R3 and R4 are in parallel, let its equivalent be R dash। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय R dash इज इक्वल टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। 1 बाय R dash इज इक्वल टू 1 बाय R2 की जगह पे 1 डालूंगा क्योंकि 1 है, R3 की जगह पे क्या डालूंगा 2 और R4 की जगह पे 3। चलो ले लो LCM 6, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 11/6। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें तो R4 R डैश फाइंड करना, R डैश मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर कितना आएगा
6/11 बस दैट्स इट नहीं, ये तो इनका मिला के हमें 6/11 ओम मिला। अब नेट तो फाइंड करना पड़ेगा। therefore net resistance of the circuit is equal to क्या बोलेंगे, R1 plus R dash plus R5 all are in series बराबर है। R1 है 2, R dash है 6/11 plus R2 है 2, चेक कर लो। 2 plus 6/11 plus 2, 2 plus 2 4, 4 plus 6/11, 11 4 जा 44 and 6 50/11 डन, पक्का। चलो और आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने सबने ये बात तो नोटिस करी होगी कि कभी कभी आप चार्जर को चार्ज में रखते हो, लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, कोई भी चीज़ हो, थोड़ी देर के बाद, आधा एक घंटे के बाद आप उसको टच करोगे तो वो गर्म होगा। क्यों होता है गर्म? दूसरी बात, जो भी बहुत सारे बड़े बड़े हैवी वायर्स होते हैं उसमें भी बहुत सारा करंट जब पास होता है तो थोड़ी देर के बाद आप उसको टच करोगे गर्म होगा। क्यों होगा? द रीजन इज कि चार्जेस को आगे बढ़ना है। मान लो कि चार्ज को इस साइड बढ़ना है, वो जो वायर है, वो जो अप्लायंस है, वो उसे क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर रजिस्टर तो होगा थोड़ा बहुत, वो उसे क्या करेगा, रजिस्ट। आप किसी भी चीज को रजिस्ट करोगे तो वहां पे क्या होगा, फाइटिंग होगी। फाइटिंग होगी तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। कैसे कि भाई वो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो दोनों फाइट करेंगे, रजिस्ट करेंगे, अपोज करना। अपोज करना मतलब आप कभी भी किसी चीज को अपोज करोगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। अ सेल और अ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आता है, सेल या बैटरी में से आता है। समझ में आ गया। Now, due to the chemical reactions inside them, a potential difference is set up which is responsible for the flow of current through the circuit. अब उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो, इसलिए चार्ज हाई से लो की तरफ जाता है। सर ये तो हमें पढ़ने में नहीं आया, आएगा भी नहीं। वो आपको सेल अगर आपने 8th में पढ़ा होगा ऑक्सफोर्ड की बुक में तो ठीक है, वरना भूल जाओ। हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ इतना याद रखो कि उनके अंदर केमिकल सिग्नल होता है, तो एक पोटेंशियल बढ़ जाता है, एक कम हो जाता है, तो हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है। सो टू मेंटेन दिस फ्लो द सोर्स कंटिन्यूअसली हैज टू बी प्रोवाइडेड द एनर्जी। अब ये एक बार फ्लो हो गया तो फिर वापस बैलेंस हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए, इसलिए तो कंटिन्यूअसली करंट जाएगा, करंट फ्लो होता रहेगा। वरना तो एक बार करंट फ्लो हो गया फिर रुक जाओ, फिर वापस करंट फ्लो हो गया रुक जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। But only a part of this energy helps in maintaining the current consumed into useful work. सिर्फ थोड़ा बहुत, जितनी एनर्जी वो देगा उसमें से थोड़ी सी एनर्जी वो सिर्फ वर्क में काम होती है, बाकी सारी कहाँ पे चली जाती है, रेस्ट ऑफ इट में बी एक्सपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय रेजिंग टेम्परेचर ऑफ द अप्लायंसेस। आप रिमोट वाली कार आती है, उसमें आप सेल या बैटरी डाल दो, कंटिन्यूसली आधा एक घंटे तक वो चला, फिर आप वो बैटरी बाहर निकालो, बैटरी का टेम्परेचर रेज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसलिए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज जाएंगे, बट उसका थोड़ा बहुत पार्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पे जाता है, हीट के फॉर्मेट। बराबर है, ये रहे। Therefore, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, then the wire becomes very hot and produces heat. अब निक्रोम वायर है ना, वो इतना रजिस्ट करता है क्योंकि उसका इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब वो ज्यादा रजिस्ट करेगा, ज्यादा रजिस्ट करेगा तो वहां पे उस फाइटिंग भी ज्यादा होगी, फाइटिंग ज्यादा होगी मतलब वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और यही कॉन्सेप्ट को वो लोग एज इलेक्ट्रिक हीटर और एज इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं। In purely resistive circuit, the source of energy continuously get dissipated entirely in the form of heat. Purely resistive मतलब कोई भी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो सारा का सारा वर्क किसमें जाता है, रेजिस्टेंस के थ्रू हीट में जाता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलेंगे,
the current produced or the energy given is converted into heat energy. Electrical energy is converted into heat energy and that phenomena is known as heating effect of electrical. Example electric heater और electric iron. ये देखो इलेक्ट्रिक हीटर देखा है ऐसा, देखा ना, ये देखो ब्लैक बॉक्स होता है पकड़ने के लिए, ये लेवल ऑफ इमर्शन मतलब यहाँ तक आप उसको पानी में डुबा के रखना, ये हुक है वो बाल्टी में फिट करने के लिए, ये मेटल रोड्स है और ये कॉइल है। ये जो कॉइल है वो इतनी गर्म होती है क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, ये गर्म होती है इसलिए उसके आसपास का पानी भी गर्म होता है। वही का वही सेम आयरन, आप में से किसी ने भी इलेक्ट्रिक आयरन यूज नहीं करी होगी मुझे खातरी है। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल नोब होता है कि भाई कॉटन का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, नायलॉन का कपड़ा है, क्या है उसके लिए होता है। उसके अंदर ऐसी स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब समझ रहे हो, ऐसा ये जो पार्ट है ना, ये कॉइल, ये वाला बंदा कॉइल। अब जैसे ही आपने स्विच प्रेस करी तो ये कॉइल क्या होगी, ये कॉइल करंट को आगे जाने से रेजिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोक के रखेगी, रेजिस्ट करेगी, करंट तो आगे जाएगा बट वो रेजिस्ट होते होते जाएगा जिसके कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो नीचे की जो प्लेट होती है वो गर्म हो जाती है और कपड़े आयरन होते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर हुआ? किसी को भी कुछ डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़े। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन करंट, ये पूरा एक डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा वाला डेरिवेशन है। सॉरी, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर आई एम सॉरी बड़ा होगा बट कंप्लीट तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये वाला टॉपिक है ना कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 कॉन्सेप्ट है, पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो क्या है उसमें न्यूमेरिकल आते ही है, तो वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक हीटर आयरन तक, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में ले लेंगे और उसके साथ मैं इंटक्स ले लूंगा और एक्सरसाइज के लिए एक अलग लेक्चर बना दूंगा। ओके, टिल देन स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके बेटा, टेक केयर।